जम्मू कश्मीर में G20 की कॉन्फ्रेंस चल रही है और जब तक हमारा शो आप तक पहुंचेगा कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी होगी। अब तक के जो अहवाल हैं वो बहुत ही पुरअमन तरीके से चल रही है और दुनिया भर के जो ममालिक G20 का हिस्सा हैं और जो ऑब्ज़र्वर्स हैं उनके जो टूरिज़म से रिलेटेड डेलीगेट्स हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। चाइना ने इसमें शरीक होने से इनकार कर दिया था, लेकिन बहरहाल बाकी कंट्रीज़ तो हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो रगे ज़राफ़त मैं कहूँगा या रगे हरारत जो भी आप कह लीजिए, वो भी भड़की, चूँकि कश्मीर एक ऐसा नाम है, एक ऐसा मौजू है जिससे पाकिस्तान कश्मीरियों को भले से कोई फ़ायदा ना दे सके, भले से कश्मीरी उनकी तरफ के ही क्यों ना हो, मगर उन पे सियासत चमकाना ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में गए और वहाँ की असम्बली में उन्होंने ख़ताब भी किया। और अभी जो चंद हफ्ते पहले भारत में जो SCO का समिट हुआ था वहाँ भी वो अपनी कश्मीर की बातें करके आए, लेकिन दुनिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। और अब तो दुनिया ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, दुनिया तो श्रीनगर पहुंच गई। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पे बातचीत हम करेंगे जनाब बैरिस्टर बशानी साहब से थर्ड ओपिनियन में। जी बशानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर ये बताइए कि ये भारत के नुक्ता नज़र से तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस तरह का इंटरनेशनल समिट जिसमें दुनिया के इंतहाई अहम ममालिक के लोग शरीक हों, और वो पाकिस्तान की लैंग्वेज के मुताबिक कोट अन कोट डिस्प्यूटेड कश्मीर में, मगर उन्होंने किसी ने परवाह ही नहीं की सिवाय चीन के। तो आप सर इस को कैसे देखते हैं? क्या ऑप्टिक्स हैं भारत के और क्या भारत के अज़ाइम हैं? देखें जी, जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक सक्सेसफुल इवेंट था। इसमें जो चीन के हवाले से जो एक काम हुआ जिसको आप एक डिस्प्यूट कह सकते हैं, तो वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। मैं नहीं समझता कि कोई भी जो इंडियन पॉलिसी मेकर है या डिसीजन मेकर है उसको ये नहीं पता था कि ये होगा, डेफिनेटली होगा। और इसमें दो चीज़ों की वजाहत बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो अवाम को जो है ना मिसगाइड किया जाता है और चीज़ें जो है ट्विस्ट करके, तो झूठ को सच और सच को झूठ बना के जो पेश करने की बातें हो रही हैं, तो उसमें मैं बार बार इस पे दो तीन जगहों और भी बात कर चुका हूँ एंड आई थिंक इज़ वर्थ रिपीटिंग कि चीन ने जो स्टैंड लिया है वो इसलिए नहीं लिया है कि चीन अचानक को कश्मीरी अवाम का हमदर्द हो गया, या चीन को जो है वो आज़ादियों से या कोई हक खुद इरादियत से या ह्यूमन राइट से हमदर्दी हो गई। जाहिर है कश्मीर के अंदर अगर कोई इशू डिस्कस हो रहे हैं तो यही इशू है ना, और तो कोई इशू नहीं है। तो इसकी वजह यह है कि चीन का अपना बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है कश्मीर डिस्प्यूट के अंदर। और मैं बार बार ये जिक्र कर चुका हूँ कि जब आप बात करते हैं ना जी कश्मीर डिस्प्यूट, तो उससे मुराद कोई वेल ऑफ कश्मीर की वो छोटा सा इलाका नहीं है, बल्कि इससे मुराद फार्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एक बहुत बड़ी स्टेट है, 84,500 मरबा मील इलाके पे फैली हुई, उसकी बात हो रही होती है। तो जाहिर है कि कश्मीर डिस्प्यूट नटशेल में पूरी स्टेट के हवाले से होता है। तो उस स्टेट में जो है ना वो चीन के टेरिटोरियल इंटरेस्ट है। चीन के पास दो तीन किस्म की टेरिटोरी है जो कि फार्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ती है और जो उसका हिस्सा है। फॉर एग्जांपल जो है, चीन से 62 में चीन ने कुछ इलाके इंडिया से जो लिए थे, वो उनमें से कुछ जो है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। 62 में पाकिस्तान ने जो गिफ्ट किया था चीन को एक बहुत बड़ा जो है ना चंक ऑफ लैंड, ये गलगित से आगे जो है इलाके में लद्दाख के टेरिटोरी से जो जुड़ता है, वो आल दो के वो कहते हैं कि उसमें हमने कंडीशन डाली हुई है कि ये मसला कश्मीर हल होगा तो हम इसको रीओपन करेंगे, विच इज़ काइंड ऑफ एक्सक्यूज ही है, लेकिन वो चीन के पास वो इलाका है और वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का इलाका है, क्योंकि ये पूरा खिता जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर है कितना अहम है, ये बताने की ज़रूरत नहीं।
उसके बाद जो है, जो लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी बनाया है बीजेपी ने, वो भी डायरेक्ट चाइना जो है वो अपने आप पे उसको एक तरह का अटैक समझता है। क्योंकि लद्दाख का आप देखें ना कि इस महज ये इलाका नहीं है जो कि इंडिया के साथ यूनियन टेरिटोरी, इसके साथ आगे इलाके जुड़ते हैं, जो आगे जाते जाते आप जाके तिब्बत तक पहुंचते हैं। तो ये एक पूरा एक सेंसिटिव चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पॉलिटिकली भी और दूसरे हवालों से भी एक सेंसिटिव एरिया है। तो इसमें उन्होंने उस वक्त भी जो 5 अगस्त 2019 में जो स्टेटमेंट जारी की थी कि हम जो है वो इस तरह की तब्दीलियों के खिलाफ हैं, तो इसकी वजह ये नहीं थी कि उनको कश्मीरी अवाम से कोई हमदर्दी है, बल्कि उसकी वजह ये थी कि उनके अपने ये इंटरेस्ट जो हैं उस पर जद पड़ता है। अब जो इन्होंने किया ये जो बाईकाट, उसकी वजह ये थी कि पहले जो है वो एक सिगमट जो लद्दाख में हुआ, उस हवाले से सबसे पहले चीन के लिए इट वाज वेरी इरिटेटिंग, क्योंकि वो डायरेक्ट चीन को चैलेंज है। तो वो उस वक्त का जो गुस्सा है, अब जाहिर है उसको निकालने का ये एक मौका था जिसमें साथ में पाकिस्तान भी ओबलाइज हो जाता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने कोई बाज़ाब्ता एप्लीकेशन भी दी हो, चूँकि इनका जो हाल है, जिस तरीके से ये एक दूसरे से दस्ते गरेबां हैं, और जिस तरीके से ये, बल्कि मैं इसको मौत व हयात की लड़ाई कहूँगा जो लड़ी जा रही है रूलिंग एलीट के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई याद भी हो, स्वाए कोई वजारत खारजा का कोई बाबू जो है उसने कोई वो कान से कलम निकाल के तो पुराने लेटर पे नए साइन करके भेज दिए हूँ रिक्वेस्ट के। लेकिन ये एब्सोल्युटली चीन का अपना ज़ाती और उनका इंटरनल रीज़न थी जो उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस जो है उसको बाईकाट किया। दूसरी जो चीज़ जिसको अभी ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी प्रेस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना के पेश कर रहे हैं कि जी तुर्की या इंडोनेशिया ने ये बयान दे दिया, ये कर दिया, तो उसके साथ जी सऊदी अरब भी आ गया। तो उसमें जो है वो बहुत ही क्लियर है कि वो अरबों की अपनी जो पॉलिटिक्स है कि हमने जो है वो उम्मत मुसलमान को रिप्रेजेंट करना है। तो उसमें अगर पाकिस्तान, इंडोनेशिया और तुर्की जो है एक तरफ जा रहे हैं और सऊदी अरब उसमें साथ में नहीं होता, तो उनको एक बहुत बड़ी आइसोलेशन का ख़तरा है जो नॉन अरब स्पीकिंग इस्लामिक वर्ल्ड है, जो कि वो ये रिस्क लेने की इस वक्त पोजीशन में नहीं। तो ये दोनों जो हैं उन्होंने अपनी अपनी गेम खेली और एक तीर से दो शिकार किए उन्होंने बुनियादी तौर पे। तीसरा ये है कि ये इवेंट जो हो रहा था ये एक्सक्लूसिवली टूरिज्म के हवाले से था, तो इसमें जाहिर है उन्होंने कहा जी हमारा इसमें क्या इंटरेस्ट है। उन्होंने इंडिया को अपनी एक्सप्लेनेशन दी है, तो इनको अपनी एक्सप्लेनेशन दी है कि आपकी वजह से हम नहीं जा रहे। तो अब ये इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बना बना के तो पेश कर रहे हैं, जिसका एक डिस्प्ले आपने जो है वो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की असम्बली में देखा है, जहाँ पे बिलावल साहब ने एक विक्टोरिया स्टाइल इंग्लिश में जो गालिबन कहीं 1940s या 50s में स्पीच लिखी गई, वही अल्फाज जो मतरूक हो चुके हैं और हम उनको यूज़ नहीं करते, कम अज़ कम मसला कश्मीर जैसे सेंसिटिव इशू को डिस्क्राइब करने के लिए, वो उन्होंने की कि एक ऐसी असम्बली के आगे जिसमें से 80% लोग इस तरह की इंग्लिश ही नहीं समझते। तो वो जो है एक ड्रामा टाइप चीज़ थी, नौबत यहाँ तक पहुँच गई। और किसी काम के लिए इससे बड़ा जो है लामाए फिक्रिया क्या होगा कि उस तरफ जम्मू कश्मीर में जो है वो G20 का इजलास हो रहा है, चलो 2-3 लोग नहीं आए, तो इसके बावजूद वहाँ सैकड़ों लोग आए और एक सक्सेसफुल इवेंट हुआ विदाउट एनी हैपनिंग, विदाउट एनी मिस हैप, जो कि वहाँ की जो डेवलपमेंट हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेटिवली, वहाँ का कश्मीर जितना आगे निकल चुका है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो कुछ आपने टीवी वगैरह पे भी देखा होगा कि जो डेवलप हो चुका है, उसके मुकाबले में इनकी नौबत यहाँ तक आ गई कि आज़ाद कश्मीर असम्बली से ख़ताब करके तो बगलें बजा रहे हैं, बल्कि इस पे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं कि बिलावल साहब ने आके ख़ताब किया जैसे उन्होंने G20 नहीं, कोई यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली, आज़ाद कश्मीर असम्बली नहीं, यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से ख़ताब कर लिया, और उसको इस अमल को G20 के पैरेलल करार दे रहे हैं। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं। तो जब आपके डिप्रेशन की ये हालत हो जाए, आप इस हद तक पहुंच जाएं,
कि वो जो डूबते को तिनके का सहारा, तो ये इस तरह की गेम्स जो हैं और वही घिसी पीटी किस्म की चीज़ें, लोग सवाल पूछते हैं कि भाई आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड है, तो फिर पूरा जम्मू स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड है ना। और आप डिस्प्यूट होने की दलील ये देते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन में है, तो यूनाइटेड नेशन में फिर पूरा 84,500 मरबा मील इलाका है। तो आपने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर जो है वो चीन के हवाले कर दिया, जो उसने उखाड़ के वहाँ के दरिया जो हैं उसने बंद कर दिए, वहाँ का जो पानी है उसको गायब कर दिया, वहाँ पे तरह तरह के उल्टे सीधे डैम बना लिए जो 3 महीने बाद या भर जाते हैं या बंद हो जाते हैं। वहाँ पे जो है लोगों की ज़मीनें डुबो दी गई, वहाँ पे लोगों को डिस्प्लेस किया गया। तो आपको वो डिस्प्यूटेड नज़र नहीं आ रहा कि ये यूनाइटेड नेशन में, हालांकि पाकिस्तान का जो ज़ेर इंतज़ाम इलाका है एज वेल एज इंडिया का, वो यूनाइटेड नेशन की तरफ अगर जाया जाए, जिसके मैं हक में बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा एक अलग नुक्ता नज़र है, लेकिन ये चूंकि उसको रिपीट करते हैं, तो उस नुक्ता नज़र से तो इनकी हैसियत एक ट्रस्टी की है। और उसमें वाज़े तौर पे ये जो कहते हैं कि जी ये कुछ नहीं हो सकता, उसमें ये वाज़े लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे कोई इस तरह की टेरिटोरियल या इन्वायरमेंटल या इस तरह की चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपने वहाँ के 2 दरियाओं का रुख मोड़ दिया है, और वहाँ इन्वायरमेंट के लिए आपने एक खौफनाक किस्म का चैलेंज जो है सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद में पैदा कर दिया है, जहाँ पे दरिया मर गया है, उसकी वजह से वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वो सारा तबाह हो गया। और ये सब चीन ने किया अपने इंजीनियर्स और मजदूरों के जरिए। तो उसमें आपको नजर नहीं आया कि भाई यूनाइटेड नेशन ये कहती है कि ये जो इलाके आपके अंडर हैं, आप इनमें इस तरह की तब्दीलियां नहीं ला सकते, आप किसी दूसरे मुल्क को ठेके पे नहीं दे सकते, या आप उसमें इतनी बड़ी मैसिव किस्म की जो है कटाई, जिसमें जंगल काटना और ज़मीन काट के, तो ये सी पैक का जो आपने प्रोजेक्ट लिया है, ये कौन सा यूनाइटेड नेशन है जो अलो करता है? और वही यूनाइटेड नेशन जो है वो श्रीनगर में मीटिंग अलो नहीं करता। मीटिंग क्या वो टैंकों पे बैठ के करनी है उन्होंने, या बुलडोजर लगा के मीटिंग कर रहे हैं, या वहाँ की कोई लैंडस्केप चेंज कर रहे हैं? ये कौन सा कानून है दुनिया की किस यूनाइटेड नेशन में जो ये कह रहा है कि आप डिस्प्यूटेड इलाके में जो है वो मीटिंग नहीं कर सकते? वो जी खिलाफ वर्जी है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ये समझती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तरीन लोग जो हैं वो कश्मीरी हैं, और ये उनका सोचा समझा, ये नहीं होता कि आपको कहीं गलती से कोई इस तरह का वो हो जाए, ये उनका बिल्कुल सोचा समझा किस्म का जो है वो थाट है, ख्याल है और मौक़िफ़ है, जिसका आप कई चीज़ों में उनकी तहरीरों और तकरीरों में आप देखेंगे। भाई क्यों झूठ बोल रहे हो लोगों से? G20 वहाँ पे सक्सेसफुली कंक्लूड हो रहा है, तो आप आज़ाद कश्मीर असेंबली में खिताब करके क्या बिगाड़ लेंगे उसका? आपने बड़ी तफसील से इस सारे मंजरनामे को बयान किया। आपने कहा कि बदकिस्मती से रियासत पाकिस्तान कश्मीरी लोगों को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ समझती है। तो क्या आपको लगता है, क्या आपकी मालूमात हैं अपने इलाके के पुराने दोस्तों के ज़रिए या वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, कि ये जो बिलावल भुट्टो ने वहाँ पे तकरीर की, ठीक है अपनी पार्टी को खुश करने के लिए की, वोट लेने के लिए की, मगर इसके अलावा भी तो ये कश्मीर का रेटरिक, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का रेटरिक है। तो क्या वहाँ के लोग अब इतनी बड़ी तब्दीली को देख रहे हैं कि वहाँ तो G20 हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ बिलावल भुट्टो का चेहरा मुबारक देखने की उन्हें सादत मिल रही है? वहाँ तरक्की और डेवलपमेंट की जो पिक्चर है अब इतनी वाज़े हो चुकी है, जो बेचारे इस तरफ के कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी हैं वो उसका अशर अशीर भी तरसते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में क्या आपका तजिया है, क्या आपकी मालूमात हैं कि वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन है और वो कितना बेबस महसूस करते हैं अपने आप को? इज़ वेरी डिप्रेसिंग जी। ये जो है बिलावल का बुनियादी मकसद तो वहाँ वोट पॉलिटिक्स, जो कि पीपल्स पार्टी की मकामी जो क़यादत है उसकी ज़रूरत बनती थी, क्योंकि वो ग्राउंड लूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे एक ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहा है इन दिनों,
वहाँ भी बिलावल साहब गए थे। तो इस सारे का जो है पहला मकसद तो उनका इलेक्शन है, बिल्कुल क्लियरली। और अनफॉर्चुनेटली इस तरह के जो पैटी गेम्स इनको आप कहते हैं और ज़ाती मफादात, उनके लिए मसला कश्मीर को राइट फ्रॉम 1947 यूज़ किया जाता रहा है। और बिलावल ने वहाँ पे एक टर्म यूज़ की है, इंटर जनरेशनल रिलेशनशिप, जिसका दूसरा मतलब ये था कि मेरे नाना जुल्फ़कार अली भुट्टो भी यहाँ आए थे, तो साथ में अब बिलावल थोड़े से वो है ना, वो ये भी नहीं कह सका ना कि उन्होंने जो ऐलानात किए थे वो क्या हुए। या जो बेनज़ीर ने शाहकार किस्म की तकरीर की थी जिसमें एंटाई इंडिया जो रेटोरिक है, उसमें उन्होंने बड़े से बड़े मुल्ला को और बड़े से बड़े शोला बयान जो है वो फंडामेंटलिस्ट क्लैरिक को भी पीछे छोड़ दिया था। ये बात उसने नहीं की, उसने कहा इंटरजनरेशनल। मैं कहता हूँ वहाँ एक भी सेंसेबल आदमी आगे बैठा होता तो वो कहता कि ये आपकी तीसरी नस्ल है जो हमारी तीसरी नस्ल को धोखा दे रही है। आपने कहा था हम 1000 साल जंग लड़ेंगे, दूसरे दिन आप हथियार फेंक के जनाब हाथ बांध के खड़े हो गए थे इंडिया के सामने। आपने कहा था जी हम शिमला मायदा और अमन पता नहीं फैला देंगे बर्रे सगीर में, और दूसरे दिन आपने जो है वो कश्मीर में राइफलें भेज दी थी अपने जो है वो जहादी कुत्तों के हाथों। आपने जो है वो बढ़के लगा के लोगों के जज्बात को, बेनज़ीर जैसी सॉफ्ट स्पोकन अदरवाइज खातून ने जो लहजा इख्तियार किया, जो शोला बयानी की, ये इनको एहसास तक नहीं है कि ये लोगों को एक नफ्सियाती कैफियत में आप मुब्तला करते हैं जब इतनी बड़ी हाइप क्रिएट करते हैं, और फिर उनको आसमान के तारे दिखा के फिर छोड़ते हैं तो वो ज़मीन पे गिरते हैं। तो उनकी जो हर दूसरा कश्मीरी आपको डिप्रेशन का शिकार नज़र आएगा, उसके माथे पे जो है वो फिक्र की लकीरें उभरती हुई आपको नजर आएंगी, वो परेशान, यहाँ तक कि लोग मुस्कुरा नहीं सकते। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये नस्ल दर नस्ल डिप्रेशन, बार बार आपको मायूस करने, आपको जो है झूठे लारे दे के तो कत्लगाह में फेंकने, और इस तरह के जो खौफनाक किस्म के इकदाम हैं उसका नतीजा है। तो इसलिए बिलावल का जो है ये अश्क सोई आप देखें, एक तरफ आपने खुद कहा कि वहाँ ये हालत है कि G20 जैसा इतना जाइगेंटिक किस्म का इवेंट जो है इतना स्मूथली, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की सेफ्टी और सिक्योरिटी, वहाँ के जो इंतज़ाम की जो है दलालत है। दूसरी तरफ मैं आपको चैलेंज करता हूँ, G20 तो एक तरफ रखें, 20 आदमियों का इवेंट करा के दिखाएं मुझे सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद में बगैर किसी जो है वो इंसिडेंट के। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है आपके पास, तो आप उसको मैच कैसे करते हैं कि एक तरफ दुनिया के 20 मुल्क, चले 16 मुल्क कर लेते हैं, जो दुनिया की इकोनॉमिक पावर हाउस समझे जाते हैं, वो बैठे हुए हैं, और आप उसके मुकाबले में आज़ाद कश्मीर की असम्बली से खिताब कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, बगलें बजा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोग समझते हैं कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा नस्ल दर नस्ल धोखा हो रहा है। लेकिन जाहिर है कि यहाँ जो एक पार्टीबाजी चल रही है जी, जो लोग पीपल्स पार्टी के साथ हैं उनके लिए ये एक एक्साइटिंग किस्म का इवेंट हो गया जी। बिलावल साहब आ गए, उन्होंने तकरीर कर दी, तालियां बज गई, तो 2-3 महीने के लिए बस लोगों को एक जो है ना तसल्ली वो हो गई। लेकिन बुनियादी तौर पे आप ये देखें तो ये एक, बहरहाल मैं इसको फरेब मसलसल का एक जो लफ्ज़ है, फरेब मसलसल का एक बेहतरीन मिसाल जो है मैं करार दे सकता हूँ जी। उधर पाकिस्तान में बशानी साहब जो सियासी हालात हैं वो बहुत बुरे हैं, और पाकिस्तान के तमाम हलकों की जानिब से G20 की इस मीटिंग के हवाले से कोई थोड़ी थोड़ी मजम्मत भी हमने देखी पब्लिक कंजम्पशन के लिए, मगर वो इस G20 के इवेंट को डिस्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन लगता है कि पाकिस्तानी अवाम भी अब इंटरेस्टेड नहीं है इस डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाने के लिए। तो इस हवाले से आप कैसे देखते हैं? लेकिन जी पाकिस्तानी अवाम इंटरेस्टेड हो कैसे सकती है? पाकिस्तानी अवाम जिस डिप्रेसिंग किस्म की सिचुएशन से गुजर रही है,
उनकी हालत तो वो आज़ाद कश्मीरी अवाम से भी बदतर है, जहाँ पे आपके एक जो है वो डेमोक्रेसी को इस तरीके से अटैक करके, तो उसको अंडर कट करके, अंडरमाइन करके, तो एक मुर्दे की तरह जो है वो गटर में फेंक दिया जाए। जहाँ पे आप फौजी अदालतों के क़याम की बात इस तरह कर रहे हों जैसे आप दुनिया का कोई बेहतरीन निज़ाम इंसाफ जो है इस मुल्क में मसलत करने हैं, जहाँ पे आपके बड़े बड़े जुगादरी किस्म के अखबारात जो कहते हैं हम कि हमें पाकिस्तान से पहले से सहाफ़त कर रहे हैं, वो इदारिये लिखते हों मिलिट्री कोर्ट्स बनाने के हक में, तो वहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं कि अवाम अगर ये सोचें, आपने बहुत अरसा होगा कहीं लिखा हुआ देखा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाह रह गए, या कहीं ये नारा सुना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये जो पहले आपको अक्सर सुनाई देता था या अक्सर ये लफ्ज़ दिखाई देते थे शाह रग वाले, ये आस्ता आस्ता लोगों को एहसास होता जा रहा है, पाकिस्तान के लोगों को भी, कि ये हमें बेवकूफ़ बनाने का एक नुस्खा है। और जो हम लोग जो है वो इस पोजीशन में नहीं हैं कि इंडिया से कश्मीर छीन के तो इसको अपनी शाह रग बना लें, इसलिए उन्होंने बगैर शाह रग के ही जिंदा रहने की एक्सरसाइज शुरू कर दी है, जो कि आपको नज़र आ रही है। वहाँ वैसे भी शाह रग, उनकी अपनी शाह रग भी जो है वो बेचारे कभी किसी के पाँव नीचे होती है और कभी किसी के पाँव के नीचे होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी लोगों ने G20 के बारे में कोई तवज्जो नहीं दी है। आप अखबारात उठा के देख लें, जो भी छोटा मोटा मीडिया है उसको देख लें, ये कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ। हालांकि उन हालात में जो आम तौर पे प्रीवेल कर रहे होते थे एक माहौल, उसमें ये एक बहुत बड़ा एक टॉक ऑफ द टाउन थी, और कहीं कहीं दिन तक जो है वो पाकिस्तानी मीडिया ने इसके सामने रख के तो इंडिया पे बरसना था, या इस इवेंट को दुनिया का नाकाम तरीन इवेंट साबित करना था, या इस तरह की चीज़ें। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने सरसरी तौर पे उसका जिक्र इसलिए किया कि इनडिफेंसेबल जिसको कहते हैं ना, कि बाज़ चीज़ें हैं अब आप उनको नहीं मज़ीद जो है वो झूठ की और इस तरह के फेक किस्म के मफरूज़ों पे और न्यूज़ पे जो है वो आगे नहीं चला सकते। जी बशाइन साहब, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी अवाम भी ये जो कश्मीर का चूरन पाकिस्तान में बेचा गया उसकी हकीकत जान चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया कि 75 साल में कश्मीर कश्मीर तो करते रहे, बिलियंस डॉलर भी खर्च कर दिए, लेकिन आज तक कश्मीर का 1 इंच भी ये भारत से नहीं ले सके। बल्कि उल्टा ये हुआ कि भारत ने जो अपनी मोहर है वो साबित कर दी अगस्त 5 2019 में, हक़ मलकियत की मोहर। अब इस सारी सूरत हाल में हम फिर भी जो कुछ सीजनड किस्म के जर्नलिस्ट हैं, जैसे हामिद मीर हो, नसीम ज़हरा हो, पिछले दिनों वो एक गुफ्तगू भी कर रही थी, वो अभी भी थोड़ी बात या उस तरह के, और जो सीजन्स किस्म के कोट अन कोट में बात कर रहा हूँ, जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे सियासी हालात ने हमें इतना मजबूर कर दिया कि हम कश्मीर जैसे अपने मसले को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो क्या ये लोग भी कश्मीर के हवाले से जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, दोनों तरफ की ग्राउंड रियलिटीज़, उनको समझने से कासर हैं? मुकम्मल तौर पे कासर हैं जी। ये जिस चीज़ की प्रीचिंग करते रहे गुज़श्ता जो है, ये लोग कम अज़ कम 30-40 सालों से जर्नलिज्म में हैं, 30 सालों से तो ये बुनियादी तौर पे एक गलत मैसेज देते रहे अवाम को, और एक मिसगाइडिंग, जिसको आप मिस रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। चूँकि जब आपको पता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो आप लोगों के एक बहुत बड़े हुजूम को उस काम के पीछे लगा दें, और एवरी सिंगल डे आप उनको एक डोज देते रहें कि जनाब आज भारत गया या कल गया जी, भारत डूब रहा है जी, उसमें बगावत हो रही है, वो हम जो है वो पता नहीं वहाँ पे क्या करने वाले हैं, आग लगा देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। इस तरह के झूठे वादे आप लोगों से कर करके तो उनको आप मजबूर करेंगे, वो कहीं हथियार उठाते हैं, कहीं खुदकशी पे उतर आते हैं, कहीं कोई एडवेंचर करते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि उसके पीछे उनकी एक लंबे अरसे की जो है वो ब्रेन वॉशिंग होती है, जो अब भी मौजूद है। तो ये लोग जो है ये झूठ बोलते रहे अवाम के साथ, अपने अवाम के साथ भी, और डेफिनेटली जाहिर है कि ये झूठ जो है वो कश्मीर के दोनों हिस्सों में भी गर्दिश करता रहा।
तो अब जाके कुछ कुछ उनको एहसास हुआ है कि जी हम अपने आप को थोड़ा सा किसी तरीके से क्लैरिफाई करें। तो उन्होंने ये कुछ बातें करनी शुरू कर दी, लेकिन अभी तक भी वो उस जो उनका एक स्टैंड है, जो बुनियादी तौर पे जिसको स्टैंड भी नहीं कहना चाहिए बल्कि एक जो मेंटल कंफ्यूजन मैं इसको कहूँगा कि कश्मीर को लेके जो उनका है, वो उसको अब भी क्लियर करने में जो है वो कासर हैं। उनके आप आर्टिकल देखें, वही बात दोहराएंगे जो 30-35 साल पहले लोगों ने लिख दी थी। वो जो यूनाइटेड नेशन की करारदादें, कश्मीर में जो है वो रायशुमारी होना चाहिए, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, ये 4-5 क्लीशे हैं जिसकी बुनियाद पे एक आर्टिकल बनता है। एक दिन पहले जंग में भी एक इसी तरह का एक आर्टिकल मैंने देखा था, मेरी नज़र से गुजरा। तो ये जो है ना एक बना बनाया जो आर्टिकल है, 2-3 चीज़ों पे कायम है, वो सब के सब या तो झूठ साबित हो चुकी हैं या शुरू से थे ही झूठ। लेकिन इन्होंने उससे कोई सबक सीख के कोई क्लैरिटी, मसलन ये अहमद मीर की आपने बात की, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, ये जो बाजवा साहब के हवाले से जो उन्होंने इंकशाफ किया था कि उन्होंने इंडिया के साथ किस तरह कम्युनिकेशन की और मसला कश्मीर को जो हल करने की जो भी बात की। अब वो एक दूसरी बात है कि वो हल क्या था, क्या वो कश्मीर के अवाम को सूट करता है या नहीं, क्या वो काबिल अमल है या नहीं, ये एक दूसरी बात है। लेकिन इटसेल्फ मसला कश्मीर के हल की बात करना एक ऐसे दौर में मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप है। तो उसमें भी उनसे सवाल ये पैदा होता है कि उसका जो है उसको सबूटाज किस आदमी ने किया, जो आज एक जेल से निकलता है तो उसको गर्दन से पकड़ के दूसरी में फेंक देते हैं। ये आप लोगों की हैसियत है कि आपको एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का चौथे दर्जे का मुलाजम हैंडल करता है इस तरीके से, बल्कि मिस हैंडल करता है, और आप चले हैं जी कश्मीर आज़ाद कराने के लिए। 2 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल के आप मालक हैं और उस पर आपकी बात आखिरी बात है। पूरी फौज तय कर चुकी है कि जनाब हमने जो है वो मसला कश्मीर हल करना है, हमने मोदी साहब को इनवाइट कर दिया है, हमारी मीटिंग होगी और डेफिनेटली हम किसी समझौते पे साइन करेंगे। तो एक आदमी जो है वो उस सारे को सबूटाज कर देता है, जिसको आज जो है वो सिक्योरिटी के जो हवलदार और सूबेदार हैं वो गर्दन से पकड़ के तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी पॉलिसी में कितनी एक जान है और उसमें कितना एक विजडम है। ये क्रेडिट तो सारा शाह महमूद कुरैशी को जाता है कि उसने एक लात मार के पूरी टोकरी उलट दी। ये हालत है, अब इस पे क्या बात करे आदमी। जी बशानी साहब, आखिर में हमारे व्यूअर्स को अपनी इस कमेंट्री से भी नवाजिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद, यानी अभी 3 साल का या 3.5 साल का, 4 साल का कह लीजिए मैक्सिमम, अभी 4 साल नहीं हुए 4 साल जी, वो अरसा हुआ है, और उस अरसे के दौरान काया पलट गई, यानी डेवलपमेंट हो गई। सिर्फ डेवलपमेंट नहीं हुई, पूरी दुनिया के वफद नहीं पहुंचे, कश्मीरी जो वहाँ के हैं जो पहले रेडिकलाइज थे, अभी भी आपने इशारा किया कि अभी भी वो रेडिकल एटीट्यूड पाए जाते हैं, वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन मैं अब सैकड़ों वीडियो क्लिप्स देख रहा हूँ आम कश्मीरियों की जो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, और वो सारे के सारे मुसलमान हैं जिनका ताल्लुक श्रीनगर से और गर्दनवा के इलाकों से। वो जैसे खुशियाँ मना रहे हैं कि भाई हमारी ये धरती जो है ना, इसमें स्टोन पेल्टिंग हो रही है, पूरी दुनिया आ रही है, पूरी दुनिया में इसका नाम जा रहा है, और यहाँ पे बिजनेस उनके बहुत बढ़ रहे हैं। और सिर्फ यही इसी G20 के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, आप 4 सालों से देख लीजिए बशानी साहब, वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स के बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, स्पोर्ट्स हो, क्या कुछ नहीं हो रहा। तो वो जो तब्दीलियाँ आई हैं जस्ट इन लेस देन 4 ईयर्स, उनको आप कैसे देखते हैं? देखें जी, ये जो तब्दीलियां ये तो रिसेंट हैं, लेकिन आप अगर पीछे से भी देखें तो ये जो मिलिटरी ने सारी मिलिटेंसी ने जो सबूटाज किया है कश्मीरी सोसाइटी को बुरे तरीके से तार पीड़ो करना जिसको कहते हैं, वहाँ का जो सोशो इकोनॉमिक एक सिस्टम चल रहा था, तो ये अगर ना होता तो कश्मीर आप पीछे से जाके देखें तो वो हमेशा से कम ये प्रॉब्लम नहीं रहा है वहाँ पे
कि जी गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग भूख से मर रहे हैं, रोजगार के लिए मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं। आप पूरी दुनिया में घूमते 80s में 90s में किसी जगह पे चले जाएं तो आपको एक आज़ाद कश्मीरिया, एक बंगाली और एक गुजराती मिलेगा। गुजराती से मुराद पाकिस्तान गुजरात का। लेकिन आपको बहुत रेयर, ढूंढ के भी तो आपको कोई कश्मीरी नहीं मिलता था। कोई अगर मिलता भी था तो कोई हाईली प्रोफेशनल, कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कोई इस तरह के किसी शोबे का कोई एक्सपर्ट जो किसी वजह से वहां पे आया हुआ है। तो इसकी क्या वजह थी कि कश्मीर में शुरू से वहां पे जो भी पॉलिटिकल कंसर्न रहे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन वहां का जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है और उनकी जो खुशहाली है उसको आप एट पार रख सकते हैं इंडिया के किसी भी मोस्ट डेवलप स्टेट के साथ। इस तरीके से आप वहाँ के स्टैट्स देखें तो वहाँ पे जो एजुकेशन है, हेल्थ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो चीज़ें ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, मसलन हॉस्पिटल्स की कितनी तादाद है, पर कैपिटा जो है आपको कितने डॉक्टर्स मैसर हैं, कि किस किस गांव में डिस्पेंसरी है, ये चीज़ें जो है होती हैं, तो उसमें भी वो इंडिया के बाकी तमाम इंक्लूडिंग जो तरक्की याफ्ता किस्म की स्टेट्स आती हैं उनको भी क्रॉस करता है जम्मू कश्मीर। ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ। ये तो जब मिलिटेंसी ने टेक ओवर किया, इन्होंने तबाही और बर्बादी फैला के वहाँ के ना सिर्फ 20-30 साल ज़ाया किए, बल्कि साथ में ये तासर भी दिया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है जी, जो कि बिल्कुल एक गलत किस्म का कंसेप्ट है। ये हकीकत में जो है एक नीम तरक्की याफ्ता किस्म की स्टेट बन चुकी थी जम्मू कश्मीर बहुत पहले, चूंकि वहाँ पे असलाहत हो गई थी। बुनियादी तौर पे नया कश्मीर का जो तस्वर था शेख अब्दुल्ला ने जो है वो टेक ओवर करने के बाद वहाँ पे जो असलाहत की, सोशो इकनॉमिक उसका रिजल्ट निकला, लोग खुशहाल हो गए, लोगों के अपने कारोबार हैं, अपने उनके सेबों के बागात हैं, अपना सारा मामलात हैं। ये हमारी तरह थोड़े ही हैं कि 14 साल का बच्चा जो है वो झूठ कह के तो जाली सर्टिफिकेट दे के तो पासपोर्ट बनवा के तो सऊदी अरब में जाके रेत में काम करे। ये तो उनका तस्वर तक नहीं था। अब उसका जाहिर है 2019 की जो आप बात कर रहे हैं, इन 4 सालों में डेफिनेटली वो तो एक फोकस रहा है कि जी हमने डेवलपमेंट करनी है। यानी डेवलपमेंट अब एक नारा बन गया था कि जी हम यहाँ पे इतने $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये हॉस्पिटल बन रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो अब आप खुद वीडियो में देख सकते हैं। उसमें कोई उसकी तरदीद करे, तारीफ करे, ये उसकी अपनी मर्जी की बात है, लेकिन जो हकायक हैं वो आप देख लें। पूरे आज़ाद कश्मीर में उस सतह की कोई रोड मुझे दिखा दें, कोई हॉस्पिटल दिखा दें, कोई यूनिवर्सिटी दिखा दें, कोई बैठने की जगह, कोई 5 स्टार वेन्यू जिसके अंदर आपको कॉन्फ्रेंस कर सकें, तो वो फिर ऐसे हकायक हैं जिसको अब भी आप कह रहे हैं कि जी लोगों ने वो कर लिया। मैं आपको बताऊं कि अभी एज वी स्पीक 3 डेज अगो वहाँ पे एक जो है ग्रुप ऑफ पीपल अरेस्ट हुआ है जिनको आप मिलिटेंट या जादी कहते। उसके जो सरबराह हैं वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी फौज के हाजिर सर्विस जो है वो फाइटर थे, जो कारगिल में बतौर फाइटर शामिल थे। कारगिल के उस प्रॉब्लम में उन्होंने जो है वो बाद में वो जो मुशर्रफ वर्सेस ये हुआ था कि जी ये जो है मुजाहिद थे, फौजी नहीं थे, जो फौजी मारे गए थे, जो उनकी लाशें लेने से कुछ इस तरह के चीज़ों पे उसका इख्तलाफ हुआ, उसने फ़ौज से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद वो अफ़गानिस्तान चले गए। उसके बाद उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर में जाके जो है वो मिलिटेंसी भी की या जो भी हुआ, लेकिन वहाँ वो अरेस्ट हुए। इलीगल बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जेल काट के वापस आए, आके उन्होंने बाकायदा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ जंगलात में ओपनली टेंट लगा के हथियार सामने जो है वो डिस्प्ले करके तो लोगों को ट्रेनिंग देते थे। अनटिल 2 डेज अगो कि जब शोर पड़ा, हमने भी यहाँ पे मीडिया पे बात की, कुछ और लोगों ने भी यूरोप में इधर उधर या वैसे वहाँ भी कोई शोर पड़ा होगा लोकल पॉपुलेशन ने कि भाई ये कौन लोग हैं गन्ने लहराते हुए घूम फिर रहे हैं, तो उनको उन्होंने बाज़ाहिर अरेस्ट किया। लेकिन इसमें आपको मैं लतीफ़ा बताऊं
कि मैं बाज़ाहिर क्यों कह रहा हूँ कि वहाँ जहाँ पे पुलिस गई तो वहाँ कोई 30-35 नौजवान थे जिनके पास गन्नें थी, टेंट थे, और वो ट्रेन हो रहे थे। तो वहाँ जाके उन्होंने नेगोशिएट करके, तो उनके 3 लीडर जो थे, इंक्लूडिंग वो जो कारगिल से आए हुए, उनको अरेस्ट किया और बाकी सब को छोड़ दिया। अब इसको मैं बाज़ाहिर का लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की रेड थी, जहाँ पे आप जाके ये नेगोशिएट करते हैं कि जी आप गोली ना चलाएं तो हम इतने पकड़ लेते हैं और इतने छोड़ देते हैं, और वो जो पकड़ लेते हैं वो जो है हाथी के दांत। चूँकि एक बात बहुत अरसे से डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के कुछ इलाकों में अभी तक मिलिटेंट्स जो हैं उनको मकामी इंतज़ामिया की अशीरबात और उनका शेल्टर और उनकी हमायत हासिल है, जिनमें से एक ये साहब थे जो गाजी के नाम से जो है वो मशहूर हैं, गाजी शहजाद उनका ओरिजिनल नाम है। और वो उस अरसे में गुज़श्ता 1-1.5 साल से उस पूरे इलाके में मसाजिद में जाके तो बाकायदा ख़ताब करके तो लोगों को जो है इंडियन कश्मीर के ख़िलाफ़ जो है जाके तो वहाँ पे जहाद करने की तरगीब और तरबियत देते रहे। तो ये जो चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक वहाँ भी सिचुएशन मुकम्मल कंट्रोल में नहीं आ सकती, ये मैं आपको बता दूँ। चूँकि जो वहाँ का लैंडस्केप है, जो इलाका है, वहाँ पे इस तरह की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहेगी कि कोई जो है इन्फिल्ट्रेट कर रहा है या स्नीक इन हो रहा है इस पार से उस पार या उस पार से इस पार। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो पाकिस्तान पे आना चाहिए कि आप साबित करें कि आपके शेल्टर में और आपकी फैसिलिटेशन में जो है यहाँ पे मिलिटेंसी उसको ब्रीड नहीं किया जा रहा। ये बर्डन ऑफ प्रूफ अब पाकिस्तान पे आने का वक्त है। जी बशानी साहब, आपने जिस नोट पे बातचीत की कि ये अब पाकिस्तान पे ये बोझ आना चाहिए कि इस तरफ तो जहादी कार्रवाइयाँ अभी भी चल रही हैं और दूसरी तरफ फ्लाईओवर बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, खेलों का फ़रोग हो रहा है, लोग जो वहाँ के हैं, जो जनता है, उनको आगे लाया जा रहा है और उनको बेहतर ज़िंदगी के मौके दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सैर असल बातचीत की। अगले हफ्ते आपसे फिर जो उस वक्त के सूरत हाल होगी उसके मुताबिक बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे थर्ड ओपिनियन में बैरिस्टर हमीद बशानी साहब की। उन्होंने जिस तरह नक्शा दोनों तरफ यानी LOC के दोनों पार का खींचा, वो आपसे भी ढका छुपा नहीं, मगर जिस मुदल्लल अंदाज के साथ उन्होंने G20 जो इस वक्त मीटअप भारत में हुआ उसके हवाले से बयान किया, वो बहरहाल आई ओपनर है। आज की बातचीत मेरे साथ और बशानी साहब के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.